हेलो एवरीवन, मैं मुकेश कुमार फिर से आपके सामने एक नए कंसेप्ट के साथ। बच्चे पिछले वीडियो में जो है हमने बात की थी एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव की जो सेकंड पार्ट था हमारा, आपने शायद इसको देख लिया होगा। अगली जो नेक्स्ट बात हम करेंगे वो बात करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो आज का हमारा वीडियो है, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपसे मैं क्लियर करना चाहता हूँ। देखिएगा बच्चे, बात क्या है समझना एक बार। दो चीज़ें आपके सामने हैं गाइस, देखना। एक तो दिखा रखा है चैप्टर वाइज बैच दिखा रखा है, एक मैंने दिखा रखा है प्रैक्टिस बैच। मैं दो बैच यहाँ पर रखूंगा। एक तो जो गाइस हमारा बैच रहेगा ना, वो रहेगा चैप्टर वाइज बैच। चैप्टर वाइज जो है मैंने क्या कर रखा है कि 4 वीडियो जो है ना वो टेंस के रखे हैं और 2 वीडियो जो है एडजेक्टिव के रखे हैं। एडजेक्टिव के अभी और भी वीडियो जो है बाकी हैं, वो आएंगे, अभी मैं डाल दूंगा। आज से मैं एक बैच नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपका प्रैक्टिस बैच है। जैसे मैं बात करता हूँ कि सितंबर है या फिर अक्टूबर जो है, इसमें एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपके सामने एक लॉन्ग टर्म बैच मैंने रखा है। इस बैच में हम सारी चीज़ें जो है कंसल्ट करेंगे कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत सारी पेपर सेट पे हम बनाएंगे से क्या क्या कंटेंट्स जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बच्चे देखना, इस बैच में जो है ना सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 500 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ से बनाकर जाएंगे। ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स के जो है 500 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ से बनाएंगे और स्पॉटिंग एरर के भी 500 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे। सारे क्वेश्चन वही होंगे जो अब तक सीपीओ एसआई की एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो हम सीपीएसआई के जो है पुराने पेपर सेट जो है वो भी बनाएंगे। नहीं, 40 प्लस पेपर सेट जो है, 40 प्लस पेपर सेट जो है वो आपको मैं यहाँ पर सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इससे भी जो है आपको काफ़ी अच्छा सीखने को मिलेगा। तो एग्जाम से पहले जो है हम ये प्रैक्टिस सेट भी जो है यहाँ पर करेंगे। उसके बाद में यदि बात करते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी जो है 500 प्लस हम करके जाएंगे। एडीएम एंड फ्रेजेस की हम बात करेंगे, वो भी 500 प्लस होंगे। उसके बाद में 500 एंटो है, साइनो है जो है, ये भी हम 500 प्लस की बात करेंगे। स्पेलिंग टेस्ट जो होता है, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग जो छांटना में होता है, ये भी जो है हमें 500 प्लस डिस्कस यहाँ पर करेंगे। सारी की सारी वो क्वेश्चंस रहेंगे या वो वोकैबुलरीज रहेंगी जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में आपसे पूछी गई हैं। तो देखना, आज से 2 बैच आपके रहेंगे गाइस। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं चैप्टर वाइज जो बैच ले रहा हूँ इसमें आपकी क्लासें नहीं रखूंगा या क्लासें नहीं डालूंगा। ये भी वीडियो जो है आपको लगातार मिलते रहेंगे। जैसे टेंस में 4 वीडियो आपके उपलब्ध हैं, एडजेक्टिव में 2 वीडियो मैंने दे दिए हैं, बाकी वीडियो का आप वेट कीजिएगा। चैप्टर वाइज आपका बैच रहेगा। एक बैच जो हमारा प्रैक्टिस बैच जो रहेगा, प्रैक्टिस बैच में ये चीज़ें हम कंसल्ट करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में सीपीएसआई में आपसे पूछी गई हैं। तो उन बच्चों को मैं जो है बोल देना चाहता हूँ जो सीपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की अदर किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए जो ये बैच है ना वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आज का जो वीडियो है ना गाइज, ये हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ये पहली क्लास आपकी में रहेगी। सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट के नाम से आपको जो है चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आज का जो क्लास है ना वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, जिसमें हम 500 प्लस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जामिनेशन में पूछे गए सीपीओ एसआई में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार जो है हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं, कैसे कैसे जो है इनको हैंडल करना होता है। तो गाइज ध्यान दीजिएगा, एक बार देखना सामने एक एग्जाम्पल है आपके सिस्टम पर दिखा रखा है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखिए गाइस, इसका सॉल्यूशन जो है किस प्रकार करना है। पूरा बैच जो रहेगा ना प्रैक्टिस बैच, इसमें हम केवल और केवल प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। तो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, समझिएगा गाइस, एक बार समझना ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है द इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड हिज नॉलेज एंड अटेंडिंग ऑफ डिटेल। बच्चे देखना, ये क्वेश्चन जो दिखा रखा ना वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या कर रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो एंड के बाद में अटेंडेड टू ऑफ डिटेल जो दे रखा है, इसकी जगह आपको इंप्रूवमेंट करना है। यहाँ चीज़ों को क्या कर रखा है, बोल्ड कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है कि इस जगह जो है आपको इंप्रूवमेंट करना है। इसका कहने का मतलब क्या, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता क्या दरअसल देखिएगा। यानी कि आपके सामने क्वेश्चन दे रहा है और इस वाली प्रॉपर्टी को जो उसने बोल्ड कर दिया, हाईलाइट कर दिया, नीचे आपके सामने 5 ऑप्शंस दिखा रखे हैं। अब देखना ये होता है कि जो ये प्रॉपर्टी दे रखी है यदि ये सही है तब तो अपना आंसर दे दो, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, कि मुझे कोई भी करेक्शन नहीं करना है या कोई भी इंप्रूवमेंट मुझे नहीं करना है। अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो, अगर ये प्रॉपर्टी सही नहीं है तो ऐसे में नो करेक्शन रिक्वायर्ड को आप एलिमिनेट कर देंगे। फिर ये जो 4 ऑप्शन आपके शेष हैं, इनमें से जो भी आपका पार्ट आने वाला है या जो भी प्रॉपर्टी आपकी आने वाली होती है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो गाइस देखना, इस क्वेश्चन को हमें बनाना है, कैसे बनाना है शांति से समझिएगा। देखना क्वेश्चन में तो सबसे पहले तो ये देखना है
कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले ये पता लगाना जरूरी है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, मुझे करेक्शन करना है या नहीं करना। तो पहले पता लगा लेते हैं करेक्शन करना है कि नहीं करना है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है, फिर से देखिएगा, कहता है इंसिडेंट हैज क्लियरली हाईलाइटेड हिज नॉलेज। देखना बच्चे, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, नॉलेज यहाँ पर एक वर्ड दिखा रखा है, हिज नॉलेज, जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है। नॉलेज यहाँ पर नाउन आपको देखने को मिल रही है। एंड अटेंडिंग ऑफ डिटेल की बात कर रहा है। देखना अटेंडिंग जो दिखा रखा है, एक प्रकार का आपको एडजेक्टिव देखने को मिल रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो है वो गलत है। क्वेश्चन जो है वो क्या है, गलत है, मुझे इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो है मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब सवाल ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही है। देखना प्रॉपर्टी क्या है, बेसिक सी प्रॉपर्टी बताता हूँ, गौर से समझिएगा। देखना प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस पैटर्न यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ कोई सब्जेक्ट यूज किया, इस सब्जेक्ट के लिए से मैंने यहाँ कोई वर्ब यूज कर दी, इस वर्ब के बाद में इसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट यूज कर दिया है। आगे सेंटेंस में मैंने यहाँ पर एंड का यूज कर दिया, एंड के बाद में गाइस देखना यहाँ मैंने सब्जेक्ट का यूज कर दिया, सब्जेक्ट के बाद में जो है फिर से कोई वर्ब में यूज कर रहा हूँ, फिर कोई ऑब्जेक्ट है। ये कोई सेंटेंस पैटर्न आपको दिखा रखा है। जैसे एक सेंटेंस आपका ये है, दूसरा सेंटेंस आपका ये दिखा रखा है, दोनों को जोड़ने के लिए एंड जो है वो यहाँ कंजंक्शन का काम कर पा रहा है। अब देखना गाइस क्या होता है कि इस वाले एग्जाम्पल में तो क्या है कि इस वर्ब की अपनी खुद का सब्जेक्ट दिखा रखा है, यानी कि इस वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट है और इस वर्ब का अपना खुद का सब्जेक्ट है, दोनों वर्ब का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है। ऐसे में जो है ये वर्ब अलग हो सकती है, वो वर्ब अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज देखना, अगर इस क्वेश्चन में जो है मैं यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं यहाँ से सब्जेक्ट को हटा देता हूँ, इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया है कि ये वर्ब जो फर्स्ट वर्ब है और सेकंड वर्ब है, इन दोनों वर्ब का एक ही सब्जेक्ट है, वो आपका ये दिखा रखा है। इसका मतलब ये वर्ब और ये वर्ब दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि एंड की मैं बात कर रहा हूँ कि एंड से बाद आने वाली वर्ब और एंड से पहले आने वाली वर्ब दोनों ही क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे देखिएगा, जैसे मान लो कि मैं यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करता हूँ, यूँ समझ के और यहाँ इसका मतलब यहाँ भी कौन सी फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का। कहने का मतलब है कि एंड के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो एंड से पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। रीजन देखिएगा, आगे चलकर हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, नाम होगा पैरेलिज्म। पैरेलिज्म में क्या करना होता है कि चीज़ों को बराबर करना होता है। जैसे मैंने कहा एंड से पहले यदि सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद में भी सेकंड फॉर्म होगी, एंड के बाद में थर्ड फॉर्म तो एंड से पहले भी थर्ड फॉर्म होगी, एंड के बाद में यदि जिरंट है तो एंड से पहले भी क्या होगा, जिरंट होगा, एंड से पहले यदि नाउन है तो एंड के बाद में भी क्या होगा, नाउन होगा। यानी चीज़ों को बराबर करना है। जैसे मैं कहूँगा कि इसके बाद में यदि कोई नाउन दे रखा है एंड के बाद में, तो एंड से पहले ही मुझे क्या लेना पड़ेगा, नाउन। एंड के बाद में यदि कोई एडजेक्टिव है तो एंड से पहले भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एडजेक्टिव लेना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन मेरे पैरेलिज्म में बनेगा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में भी क्या हो रहा है कि जो नॉलेज वर्ड है या अटेंडिव जो वर्ड है, इन दोनों का एक ही सब्जेक्ट है। जब एक ही सब्जेक्ट है तो ये भी नाउन है, तो ये भी क्या होगा, नाउन होगा। यानी कि अटेंडिव जो है वो गलत है, इसे नाउन की फेज में होना चाहिए था। अब इसको हमें नाउन बनाना है, ऑप्शन मुझे वो लेना है जहां पर अटेंडिव किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। कौन सा ऑप्शन होगा देखते हैं एक बार, चलिएगा देखिएगा। अटेंडेड का यूज करें, अटेंड में ईडी फॉर्म यूज कर रहा है, इसका मतलब ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आपने कहा सर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन में एलिमिनेट कर दीजिएगा, मेरा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में ना अटेंडिव दिखा रखा है, अटेंडिव में एलवाई शब्द का यूज कर रहा है, मतलब कि ये क्या बना दिया, इसको एडवर्ब बना दिया। हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, क्योंकि एंड से पहले नाउन दिखा रखी है, तो एंड के बाद में भी यहाँ नाउन का होना जरूरी हो गया है, तो यहाँ हमें नाउन चाहिए होती है। तो एंड के बाद में यहाँ जो मुझे नाउन चाहिए, नाउन नहीं बन पा रही है ये, तो ये भी गलत है। तो आपने कहा बी जो ऑप्शन है वो भी क्या है, एलिमिनेट है। यानी कि आप जो है गलत को हटाते जाइएगा, सही आंसर जो होगा ना वो अपने आप में फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, आपने कहा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, आंसर नहीं होगा। 3 ऑप्शन हमने आराम से हटा दिए, 2 ऑप्शन और है, सही आंसर अपने आप ही फाइंड आउट हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है डी ऑप्शन देखना, कह रहा है अटेंशन का यूज कर रहा है, नाउन तो है। आगे देखना फॉर डिटेल दिखा रखा है, यहाँ भी एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या दिखा रखा है देखना, फॉर यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन का अपना एक फैक्ट होता है कि प्रीपोजिशन के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है ना वो रहेगी V1 प्लस ING, यानी कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में हमेशा जिरंट का यूज होता है, यानी V1 प्लस ING का यूज हमें करना होता है। इसका मतलब फॉर के बाद में डिटेल तो नहीं आएगा, यानी कि ये प्रॉपर्टी भी अपने आप में क्या हो जाएगी, गलत। तो मैंने इसको भी एलिमिनेट कर दिया है, तो मेरा सही आंसर कौन हो जाएगा, सी फॉर कैट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें यहाँ ये नाउन का काम भी करा है, आगे प्रॉपर्टी दिखा रही है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो गाइस देखना इस क्वेश्चन में जो है कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद करने लायक है। कौन कौन से फैक्ट हैं समझिएगा। देखना इसमें 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देखो फिर से देखिएगा कौन कौन सी चीजें जो है इसमें याद करने लायक थी। एक तो फैक्ट आपका ये था कि आप ये याद रखना कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये एक इंग्लिश का फैक्ट होता है। एक फैक्ट तो आप ये याद रखेंगे। दूसरा फैक्ट, टू के अलावा जितने भी प्रीपोजिशन आपकी रिमेनिंग होती हैं उनके बाद में बनेगा V1 प्लस ING। ये भी एक इंग्लिश का अपने आप में एक फैक्ट होता है। तो दूसरा फैक्ट आप याद रखिएगा। दूसरी बात देखना इस क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि एंड से पहले जो प्रॉपर्टी यूज होती है वही प्रॉपर्टी हमेशा एंड के बाद में। कब? जब कंडीशन किसकी बन रही होती है? पैरेललिज्म की बन रही होती है। अब देखिएगा आपने कहा एंड के बाद में सेकंड फॉर्म है तो एंड से पहले भी कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म होगी। एंड के बाद में यदि ING फॉर्म का यदि यूज हो रहा है तो एंड से पहले भी कौन सी फॉर्म का यूज होगा? ING फॉर्म का। एंड के बाद में यदि नाउन है तो एंड से पहले भी कौन आएगा? नाउन आएगा। एंड के बाद में यदि एडजेक्टिव है तो एंड से पहले भी कौन आएगा? एडजेक्टिव। कब? जब कंडीशन किसकी बन रही है? पैरेललिज्म की। तो देखिएगा एंड से पहले नॉलेज नाउन है, एंड के बाद में अटेंडिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन गलत था क्योंकि दोनों तरफ जो हमें पैरेललिज्म बनाना था। तो नॉलेज को तो हम नहीं इंप्रूव कर सकते लेकिन अटेंडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं किसमें? नाउन में। और नाउन बनते ही आपके नाउन को शो करेगा। तो आपने कहा सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमें आराम से क्वेश्चन को बनाना होता है गाइस। देखिएगा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। देखिएगा एक बार देख लेना गाइस, बनाना आराम से क्वेश्चन को बनाकर देखिएगा आराम से। बन गया होगा शायद आराम से। देखिएगा कैसे बनाते हैं, बेसिक से समझना क्वेश्चन को आराम से। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है द एग्जीक्यूटिव had received several warnings before being suspended finally for his lack of punctuality। ये सेंटेंस आपको दिखा रखा है, नीचे 5 ऑप्शन आपके दिखा रखे हैं। तो गाइस हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि ये एग्जाम्पल जो है वो सही है या गलत है, यानी कि मुझे करेक्शन करना है या नहीं करना है। तो कैसे पता लगाएंगे देखिएगा गाइस, समझना चीज़ों को। देखना यहाँ पर एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर बंदा किसका यूज कर रहा है? बिफोर का। एक शब्द यूज कर रहा हूँ मैं बिफोर। अगर मैं ग्रामेटिकली शब्दों की बात करता हूं तो बिफोर मेरे ख्याल से 2 काम करता है। एक तो बिफोर कंजंक्शन होता है, यानी कि बिफोर आगे वाली या पीछे वाली प्रॉपर्टी के बिफोर के साथ में 2 कार्य होते हैं। एक पहला काम होता है, एक बाद वाला काम होता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? बिफोर करता है। हो सकता है बिफोर कनेक्टर हो और ये भी हो सकता है कि बिफोर क्या हो? प्रीपोजिशन हो। तो हमें देखना ये होता है कि इस वाले क्वेश्चन में जो है ना बिफोर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है या कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी कि बिफोर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है पहली बात समझना। जैसे देखिएगा मैंने टेंस के चैप्टर में एक बात डिस्कस की थी आपसे। टेंस पार्ट फर्स्ट में जो मैंने एक बात आपसे डिस्कस की थी वो ये थी, मैंने कहा था कि बिफोर जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में लेकर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे में आगे या पीछे जो मेरा पेड़ बनेगा वो होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहां मैं बोल के गया था आगे या पीछे। इस बात को समझना, मैं एक बिल्कुल सा बेसिक सा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। उस एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या कहना चाहती है। देखिएगा चलिए मैं सेंटेंस में कहा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। ये कोई एग्जाम्पल है जो शायद हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है। इस एग्जाम्पल में देखना गाइस कर क्या रहा है समझिएगा। इसमें 2 प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है। एक प्रॉपर्टी तो आपके सामने ये दिखा रखी है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। एक प्रॉपर्टी आपकी दिखा रखी है द डॉक्टर कैम। ये प्रॉपर्टी आपकी देखिए, एक प्रॉपर्टी आपको ये दिखा रखी है, दूसरी प्रॉपर्टी आपको ये दिखा रखी है। दोनों प्रॉपर्टी को जोड़ने का जो काम कर रहा है ना वो कौन कर रहा है? बिफोर कर रहा है। आप समझिएगा, देखना मैंने कहा कि यहां जो वर्ब दिखा रखी है हेड प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म आपके सामने दिखा रखिएगा, समझिएगा। मैंने कहा ये हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसके पहले आपको एक सब्जेक्ट दिखा रखा है और आपकी वर्ब जो कैम सेकंड फॉर्म जो दिखा रखी है इससे पहले भी आपको एक सब्जेक्ट दिखा रखा है। दोनों वर्ब का अपना अलग अलग सब्जेक्ट है। इसका भी अपना सब्जेक्ट है, इसका भी अपना सब्जेक्ट है। मतलब सेंटेंस में कितनी प्रॉपर्टी है? 2। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बिफोर। और बिफोर कराया समय बिफोर क्या हुआ? कंजंक्शन हुआ। इसका मतलब बिफोर यहाँ काम कर रहा है कंजंक्शन का। जब बिफोर कंजंक्शन का काम कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी जो आप है सेंटेंस में लगा दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। जैसे ये प्रॉपर्टी यदि आप लगा रहे तो आपने कहा बिफोर के बाद में जो है
सेकंड फॉर्म होगी, तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म दिखा रखी है, आगे पीछे आगे की प्रॉपर्टी तो पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखा रखा, मतलब अपने आप में सही है। तो ऐसे में आपने कहा कि इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट है, इस वर्ब का अपना सब्जेक्ट है, सेंटेंस में दो प्रॉपर्टी, दोनों को जोड़ने का काम बिफोर करा, तो बिफोर यहाँ कंजंक्शन हुआ। लेकिन गौर से समझना, अगर मैं इस वाले सब्जेक्ट को यहां से रिमूव कर देता हूं, जैसे मैंने ये सब्जेक्ट यहां से हटा दिया, ये लो, अब देखिएगा इस वर्ब का तो अपना खुद का सब्जेक्ट आपको दे रखा है, लेकिन इस वर्ब का यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं, मतलब इस ऐसे में क्या होगा कि इस वर्ब का सब्जेक्ट भी कौन होगा, यही होगा, यानी कि दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है। ऐसे में बिफोर कंजंक्शन का काम करेगा क्या, नहीं, आपने कहा बिफोर ऐसे में कंजंक्शन का काम नहीं करेगा। ऐसे में बिफोर क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन, और अभी मैंने कहा प्रीपोजिशन के जस्ट बाद में यदि कोई वर्ब आती है तो वो किस में रहेगा, V1 प्लस आईएनजी में रहेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? इसका मतलब मुझे ये देखना है कि यहाँ बिफोर जो है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है या प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। अगर बिफोर के तुरंत बाद में सब्जेक्ट है तो वो कनेक्टर है, नहीं तो वो प्रीपोजिशन है। देखिएगा बिफोर के जस्ट बाद में आपको कोई सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है क्या, आपने कहा नहीं है, तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में आपको क्या चाहिए, आईएनजी। तो बिफोर के बाद में आईएनजी है क्या, आपने कहा नहीं है, नहीं है तो करेक्शन करना पड़ेगा, तो नो करेक्शन, आंसर मेरा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने कहा क्वेश्चन तो इंप्रूव करना पड़ेगा। देखिए गाइस आगे देखना, आगे वाले ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे समझना। पहला ऑप्शन देखना, कह रहा आफ्टर सस्पेंशन का यूज कर रहा है, तो बिफोर की प्रॉपर्टी दिखा रखा है, सेंटेंस में आप आफ्टर का यूज नहीं कर पाएंगे। आपने कहा आफ्टर सस्पेंडिंग का यूज कर रहा है, ये भी प्रॉपर्टी अपने आप में क्या है, गलत है। उसके बाद में कह रहा बिफोर सस्पेंडेड, नहीं, ज्यादातर स्टूडेंट के मन में जो आंसर चल रहा है ना वो चल रहा है सी, लेकिन सी जो आंसर है बिल्कुल भी नहीं होगा गाइस। रीजन इसका ये रहेगा कि बिफोर के बाद में सेकेंड फॉर्म तो आ जाती, लेकिन कब, जब बिफोर के तुरंत बाद में क्या होता, सब्जेक्ट होता। ऐसे में ये किसका काम करता, कंजंक्शन का, लेकिन हाल ही में किसका काम करा, प्रीपोजिशन का। उसके बाद में क्या आएगा, आईएनजी। तो ऐसे में आईएनजी है क्या, नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी क्या है, सॉरी ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। बिफोर के बाद में यहाँ के दिखा रखा आईएनजी अपने आप में सही है, इसके बाद में थर्ड फॉर्म आ सकती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपने कहा डी होगा। डी फॉर डॉग जो है आपका करेक्ट आंसर रखा जाएगा। तो इस प्रकार हमें एग्जांपल्स को बनाने होते हैं, यानी कि जो गलत ऑप्शन है उनको आप जो है एलिमिनेट करते रहिएगा, जो आपका सही आंसर होगा वो अपने आप में मिल जाएगा। तो डी फॉर डॉग जो आपका सही आंसर इसमें रखा जाएगा। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गाइस। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन एक बार बना के देख लीजिएगा, आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिएगा एक बार गौर करना, गेस करना, देखिए कि आंसर क्या हो सकता है इसका। देखिएगा इस क्या है क्वेश्चन, समझना। क्वेश्चन कह रहा है हैड ही नॉन, नॉन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो हेड के साथ में रखी गई है। कह रहा मोर अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी ही माइट नॉट हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। अब कह रहा है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो सही है या गलत है, ये आपको पहचानना है। देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो दी है ना वो सही है या नहीं है। कैसे पहचानेंगे गाइस, देखना एक बार समझना। अभी हमारी चर्चा चल रही थी बिफोर के बारे में, तो ऐसा ही कंसेप्ट जो बनता है ना वो देखिएगा, शायद मैं टेंस के चैप्टर में आपको बताया था, पार्ट नंबर सेकंड जो आपका टेंस का चैप्टर है उसमें प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाएगी। उसी प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। देखिएगा मैंने क्वेश्चन में बताया था कि क्वेश्चन में शायद मैंने आपको बताया था कि इफ जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में लेकर आएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि इफ के साथ में किसका यूज कर रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो ऐसे में आगे पीछे जो पेयर बनेगा ना वो किसका बनेगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। यहां मैं बोल के गया था शायद आपको आगे या पीछे, बात समझिएगा गाइस, प्रॉपर्टी क्या है समझना। कह रहा है कि इफ जब भी आएगा हमेशा अपने साथ में लेके आएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, आगे पीछे जो पेयर बनेगा वुड है प्लस थर्ड, या वुड आ सकता है तो शुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। देखिएगा प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में कंफ्यूजन मैंने और भी बताया था, मैंने ये शायद आपको ये भी कहा था कि कई बार इस वाले क्वेश्चन को क्या करता है कि कंफ्यूजन देता है। कंफ्यूजन किस बात का, कि जो इफ है इसको हेड से रिप्लेस कर देता है। इफ को हेड से रिप्लेस करने का मतलब हुआ कि मेरे एग्जाम्पल की शुरुआती वो कहाँ से करेगा, हेड से करेगा। तो ऐसे में हेड के बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। आगे या पीछे जो पेयर बनेगा वो फिर से किसका होगा, तो आपने कहा सर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का होगा। तो ये देखिएगा यहाँ मैं बोल के गया था आगे या पीछे, ये दो प्रॉपर्टी आपकी बनती है।
तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है गाइज, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना देता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना देता है। ये जो क्वेश्चन बना दिखाना है वो इस प्रॉपर्टी का दिखा रखा है, यानी कि मैंने एग्जांपल की शुरुआत कहाँ से करा, हेड से कर सकता है। हेड के बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए, तो आपने कहा थर्ड फॉर्म चाहिए, मिल रही है क्या, आपने कहा हेड के बाद में थर्ड फॉर्म दे रखी है, अपने आप में क्या है, सही है। आगे या पीछे किसका यूज, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म का। इससे पहले कोई प्रॉपर्टी है क्या, आपने कहा नहीं है, तो इसके बाद वाली प्रॉपर्टी देखिएगा, आपने कहा माइट नॉट है, हेड का यूज कर रहा है, यानी कि वुड भी आ सकता है तो यहाँ माइट भी आ सकता है, ये भी अपने आप में सही है। आपने कहा ये भी अपने आप में सही है और ये भी अपने आप में क्या है, सही है। मतलब कि मैं चाहकर भी जो है इस वाली प्रॉपर्टी को गलत नहीं बोल सकता, ये अपने आप में क्या है, सही है। सही है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड, जो मेरा आंसर है ना या जो मेरा ऑप्शन है इसको मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, मेरे पास में रीजन नहीं है इसको एलिमिनेट करने का। इंप्रूवमेंट यदि आप चाहते हैं कि करना है तो देखिएगा, पहला इंप्रूवमेंट कर पाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। रीजन देखना, अगर इससे पहले मैं इफ का यूज करता, जैसे मैं कहूंगा कि ही से पहले यदि इफ होता, ही से पहले किसका यूज करता बंदा, इफ का, तो शायद मैं कह सकता था कि मैं इसे इंप्रूव कर सकता हूं। देखिए इफ के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऐसे में आगे पीछे वुड है प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये आपको दिखा रखा है, यानी कि अब ये मेरा ऑप्शन हो सकता था, यानी ही से पहले यदि इफ होता तो मेरा आंसर हो सकता था, लेकिन उसने दिया नहीं दिया है, तो पहला जो है ऑप्शन मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो ऐसे में आप इसको एलिमिनेट कर देंगे। आपने कहा फर्स्ट नहीं होगा। सेकेंड देखिएगा, इसमें बी 2 बार लिखा गया, शायद मेरा टाइपराइटर नींद में था। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिएगा, डिड ही नॉन मोर, डिड का यूज करा है। अगर मैं यहाँ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता हूँ तो ऐसे में मेरे ख्याल से मुझे यहाँ माइट नॉट हैव की जगह जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, तो मैंने कहा ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। उसके बाद में कहा सिंस नॉट मोर वाज नॉन, जो दिखा रखा है ये भी मेरी प्रॉपर्टी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वाज प्लस थर्ड फॉर्म पैसे में दिखा रखा है, तो ऐसे में इसको भी आपको पैसे बनाना पड़ेगा, तो ऐसे में ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। उसके बाद में इफ द वुड का यूज कर रहा है, ये ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि शायद मैंने टेंस में आपको बताया था कि अगर मेरे एग्जांपल में इफ का यूज होता है, वहन का यूज होता है, एज का यूज होता है, या एज ऑन एज है, अनलेस है, अनटिल है, बाय द टाइम, आफ्टर है, बिफोर है, इनके बाद में कभी भी है विल सेल वुड का यूज नहीं होता, ना विल आता है, ना सेल आता है, और ना ही वुड आता है, इनका यूज कभी भी नहीं होगा। ये शायद हमारी बात हुई थी, तो आपने कहा इफ के बाद में क्या नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, तो इस वाले ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर दीजिएगा। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि जो दिखा रखा है वही आपका खूबसूरत आंसर होगा, बाकी इसमें कोई भी करेक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ए सक्सेसफुल मैनेजर इज वन हु कैन अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस, और आपको 5 ऑप्शन दिखा रखे हैं, इनमें से आपको आंसर निकालना होता है। एक बार बना के देखिएगा, मैं बताता हूं क्वेश्चन को, देखिएगा बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए गाइज क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर है, बताता हूं, देखना गाइज क्या है क्या नहीं है, समझिएगा। पहले तो देखना इस क्वेश्चन की थोड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी मैं आपको बता देना चाहता हूं। इसकी बेसिक सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है देखिएगा, समझना है मेरी बात को एक बार। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, देखिएगा एक एग्जांपल है, बारीकी से समझना। मैंने सेंटेंस में कहा ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, started work on this idea while still in college। ये कोई एग्जाम्पल है जो मेरे पेपर सेट में मुझसे पूछा गया, लेकिन जब इस क्वेश्चन को पूछा गया था ना गाइस, ये भी पूछा गया एग्जांपल है, जब इस क्वेश्चन को पूछा गया ना तो ये जो वाली प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है स्टार्टेड वर्क जो दिखा रखा है, इसको हाईलाइट कर दिया गया था। आपको इसकी जगह जो है इंप्रूवमेंट करना होता है कि यहाँ आएगा क्या, स्टार्टेड वर्क जो है इसको इंप्रूवमेंट करना है इसकी जगह पर। तो देखिएगा गाइस, समझ रहे हैं मेरी बात को। ऑप्शन जो है ना सिस्टम पर क्या क्या दे रखे थे, तो ऑप्शन देखिएगा गाइस, ऑप्शन क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो ऑप्शन था ना गाइस, वो आपका दिखा रखा था स्टार्टेड वर्किंग, ये आपके सामने एक ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एट द स्टार्टेड वर्क। तीसरा जो ऑप्शन था ना गाइस, वो था हु स्टार्टेड वर्क।
फोर्थ ऑप्शन जो दिखा रखा था गाइज वो था हु वॉक स्टार्टिंग, हु वॉक स्टार्टिंग। और लास्ट जो ऑप्शन दिखा रखा था गाइज ये था आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड या नो इम्प्रूवमेंट। ये क्वेश्चन आपको दिखा रखा था। अब इस क्वेश्चन की बेसिक प्रॉपर्टी को समझना है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टी जो है ना गाइज वो क्या है क्या नहीं है वो देखेगा, एक बार समझना। क्वेश्चन कह रहा है ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट स्टार्टेड वर्क ऑन दिस आइडिया। बात को समझना, देखना गाइज क्या है क्या नहीं है, समझिएगा। देखना यहां पर एक वर्ब दिखा के स्टार्टेड, मेरे ख्याल से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये एक वर्ब है सेकंड फॉर्म। और एक वर्ब दिखा के आपको यहां पर वॉज, ये भी वर्ब है आपकी। इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कनेक्टर तो चाहिएगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ आने वाली वर्ब जो स्टार्टेड है और जो आने वाली वर्ब वाज है, इन दोनों का एक ही सब्जेक्ट है, वो है ही। जब दोनों वर्ब एक ही सब्जेक्ट के लिए यूज की गई है तो ऐसे में दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए, इस वर्ब को और इस वर्ब को जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए। सीधी सी बात है कि जब एक ही सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने पैटर्न में यूज किया, ये कोई आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद मैंने वर्ब यूज किया, उसके बाद में जो है दोबारा यदि कोई वर्ब यूज करना चाहते हैं तो बीच में कोई ना कोई कनेक्टर आपको लेना पड़ेगा। तो आपने कहा इन दोनों को जो है जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए। इस वाले एग्जांपल में जो है कोई कनेक्टर है क्या, आपने कहा नहीं दे रखा है, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं है, तो 100% क्वेश्चन क्या है, गलत है, मुझे करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो आपने कहा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया है। अब देखिएगा कह रहा कि कंजंक्शन यहाँ क्या आ सकता है, तो देखिएगा स्टूडेंट जो दिखा रखा है प्रश्न और प्रश्न को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए मैं गाइज यहाँ पर हु का यूज कर सकता हूँ साइड। तो यहाँ पर कनेक्टर जो कौन आएगा, हु आएगा, जो पर्सन को रिप्रेजेंट भी करेगा, दोनों वर्ब को जोड़ने का काम भी करेगा। हु कौन से ऑप्शन में दिखा रखा है, दो ऑप्शन में आपको मिल रहा है, एक सी ऑप्शन एक डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी फिर से क्या हो जाएंगे मेरे, एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के कनेक्टर का यूज नहीं किया गया है या कंजंक्शन का यूज नहीं हुआ है। सी ऑप्शन में देखना हु स्टार्टेड वर्क का यूज करा, अगर मैं यहाँ हु का यूज करता हूँ तो मेरे ख्याल से एग्जांपल सही है, हो सकता है मेरा आंसर, एक बार एलिमिनेट नहीं कर रहा हूँ। फोर्थ को देखिएगा हु वर्क स्टार्टिंग का यूज करा है, वर्क के बाद में आईएनजी फॉर्म दिखा रखे, यानी कि ऑप्शन डी है, मैं इसको आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सी फॉर कैट जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। देखिएगा फिर से समझना, मैंने कहा है कि यहाँ एक वर्ब है स्टार्टेड, एक वर्ब है वाज, इन दोनों वर्ब का एक ही सब्जेक्ट है ही। ऐसे में हमें यहाँ कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए जो हमें मिल रहा है सी में, तो आप आराम से आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। सेम क्वेश्चन वहाँ रिपीट हुआ है, देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिएगा यहाँ एक वर्ब दिखा रखी है कैन अडेप्ट, एक वर्ब है आपके सामने इश, इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए यहाँ कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए, तो क्या दिखा रखा है हु, जो अपने आप में क्या है, सही है। ये दोनों वर्ब है, दोनों को जोड़ने के लिए जो है आपको कनेक्टर चाहिए था, कनेक्टर का यूज हुआ है। ऐसे में जो है मैं इस क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकता। गलत नहीं करने का मतलब नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो ऑप्शन है इसको मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता हूँ। इंप्रूवमेंट इनमें से कोई होगा तो देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट को देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट गाइज में यदि यहाँ पर यूज करता हूँ, जैसे मैं ही कैन अडेप्ट का यूज करता हूँ, तो कैन अडेप्ट और इज को जोड़ने के लिए आपके पास में कोई कनेक्टर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में आप आराम से इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। उसके बाद में सेकंड के देखिएगा, कह रहा है एनीवन हु अडेप्ट का यूज कर रहा है, हु अडेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, तो अडेप्ट आपकी वर्ब है, हु है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन एनीवन जो है यहाँ पे यूज नहीं होगा, तो आपने कहा बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। वन हुज अडेप्टेड का यूज कर रहा है, वन हुज अडेप्टेड दिखा रखा है, ये ऑप्शन भी आपका आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। हु कैन अडेप्ट जो दिखा रखा है, अगर मैं हु कैन अडेप्ट का यूज करता हूं तो यहाँ मुझे कोई ना कोई सब्जेक्ट चीज जो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ऑप्शन डी भी क्या है, गलत है। आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपने कहा ई फॉर एलिफेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ऐसे में आप आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। हाँ, अगर यहाँ हु नहीं होता तो शायद मुझे यहाँ हु रखना पड़ता, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है, लेकिन यहाँ पहले से ही हु दिखा रखा था, जो मेरा क्वेश्चन अपने आप में सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस, देखना देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखना क्या कह रहा है। कह रहा है द लॉ सीडिंग हाउ यू आर जस्टिफिएबल इट मे बी हैज बीन एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम्स।
अब देखना ज्यादातर क्या लग रहा है गाइस, अधिकतर स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि इसका आंसर जो है एग्रीवेटेड हो सकता है, नहीं हैज बीन ए लगने, ए इसका आंसर लग रहा है, लेकिन ए इसका आंसर नहीं होगा। रीजन क्या है देखना, बात क्या है। सबसे पहले तो ये पता लगाते हैं क्वेश्चन सही है कि गलत है, ये क्वेश्चन जो है वो सही है या गलत है। अब देखना इस क्वेश्चन को पता लगाने के लिए देखना कंफ्यूजन दिखा रखा है, वो कंफ्यूजन क्या है वो देखिएगा। जैसे देखना द लोड शेडिंग हाउ यर जस्टिफिएबल इट मे बी, ये जो वाली प्रॉपर्टी है ना, एक बार इस प्रॉपर्टी को जो है ना मैं यहाँ से जो है हटा देता हूँ, यूँ समझ लेना। जैसे मान लो ये प्रॉपर्टी आपके सामने थी ही नहीं, वैसे कंफ्यूजन दिया गया है, इसको हटाते ही मेरे ख्याल से आपको एग्जाम्पल जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखना इस एग्जाम्पल को फटकर समझना। क्या कह रहा था, लोड शेडिंग हैज बीन एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम्स, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट दिखा रखा है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट दिखा रखा है जो कि अपने आप में कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका दिखा रखा है। क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ हैज इसके लिए क्या है, वैलिड है। हैज बीन एग्रीवेटिंग आ सकता है, कह रहा कि लोड शेडिंग से लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, तो बात तो सही है कि लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, तो आईएनजी का आना जरूरी हो गया, तो आईएनजी भी क्या अपने आप में सही है, हैज बीन भी अपने आप में क्या है, सही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो है जाएगा, ये अपने आप में सही है। अब इन ऑप्शंस की मैं बात करता हूं, यानी कि मैं नो करेक्शन रिक्वायर्ड को तो एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन इंप्रूवमेंट में कोई आएगा क्या, देखना इंप्रूवमेंट में बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। रीजन क्योंकि यहाँ हैव दे रखा है, बी में भी है और सी में भी क्या हैव है, जबकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर तो आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो गए, आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखना ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ जो है वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन है वो भी एलिमिनेट होंगे। रीजन क्योंकि यहाँ पर एडी फॉर्म का यूज कर रहा है, यहाँ भी एडी फॉर्म का यूज कर रहा है और यहाँ भी एडी फॉर्म का यूज कर रहा है। एडी फॉर्म का यूज करने का मतलब क्या हो गया कि समस्या जितनी बढ़नी थी ना उतनी बढ़ गई, लोड शेडिंग से जितनी समस्याएं बढ़नी थी वो उतनी बढ़ गई, जबकि सेंटेंस कह रहा है कि लोड शेडिंग से समस्याएं लगातार बढ़ रही है, हालांकि उसको क्या किया जा सकता है, जस्टिफिएबल किया जा सकता है, हालांकि उसको सुधारा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ जो आईएनजी का आना बहुत जरूरी हो गया, तो इसमें भी आईएनजी नहीं है तो ये भी गलत है, और इसमें भी आईएनजी नहीं है तो ये भी क्या है, गलत है। मैंने चारों ऑप्शन को ही एलिमिनेट कर दिया, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने कहा सर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ई फॉर एलिफेंट जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस, आराम से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गाइस, देखिएगा अगला क्वेश्चन समझना। 6 नंबर क्वेश्चन देखना, कह रहा है द मिनिमम एलिजिबिलिटी एज शैल बी लेस टू 60 ईयर्स टू अलाउ मोर सीनियर सिटीजन्स टू अवेल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखने में जो है बड़ा टफ लग रहा है, लेकिन एक बेसिक लेवल का सा एग्जाम्पल आपको दे रखा है, बना के देखते हैं एक बार। देखो देखना गाइस, करना क्या इस एग्जाम्पल में, समझना मेरी बात को। सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये जो प्रॉपर्टी दिखा रखी है ना ये सही है कि गलत है। जैसे शैल बी लेस जो दिखा रखा है वो अपने आप में सही है या गलत है, यानी कि आपको इंप्रूवमेंट करना है कि नहीं करना है, तो इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। 2 रीजन है इस बात के लिए, मैं कहूंगा कि ये गलत प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी गलत क्यों है, इसके 2 रीजन है। पहला रीजन देखना, यहाँ बी का यूज हुआ है और बी के बाद में थर्ड फॉर्म आती है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है तो क्या है, गलत है। तो आपने कहा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी कि मुझे करेक्शन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, थर्ड फॉर्म की यदि बात करते तो लेशन जो है इसकी थर्ड फॉर्म हो सकती है, अगर होता तो मैं सोच पाता। लेशन भी नहीं आएगा, रीजन बता देता हूं। देखना, अगर लेशन पहले से लिखा होता तो भी मैं इसको गलत ही बोलता। रीजन देखिएगा क्या है, रीजन समझना। यहां पर यूज कर रहा है टू का, और टू से पहले किसका यूज कर रहा है, लेस का। टू से पहले किसका यूज कर रहा है, लेस का। यानी कि देखिएगा, समझना, अगर मैं एडजेक्टिव और डिग्री की बात करता हूं तो मेरे सामने एक एडजेक्टिव है लिटिल, जो पॉजिटिव डिग्री में उपलब्ध है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री की मैं बात करता हूं तो कंपैरेटिव डिग्री है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है आपके पास में लिस्ट। यानी कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव डिग्री में इसको कौन क्वालिफाई करता है, देन क्वालिफाई करता है, टू क्वालिफाई नहीं करता है। अगर यहाँ देन होता तो लेस को मैं सही मानता, टू से पहले लेस का यूज नहीं होगा। तो 2 तरीके हैं, आपने कहा बी के बाद में लेस नहीं आएगा तो भी गलत है, आपने कहा टू से पहले लेस नहीं आएगा तो भी क्या है, गलत है। यानी कि इंप्रूवमेंट तो आपको हर हाल में करना ही पड़ेगा। अब देखिएगा इंप्रूवमेंट में आएगा क्या गाइस, समझना मेरी बात को। देखिएगा, पहला इंप्रूवमेंट देखते हैं, शुड बी लवर्ड का यूज कर रहा है, शुड
आ सकता है, गलत तो नहीं है। बी प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिखा रखी है, मतलब ऑप्शन अपने आप में क्या है, सही है। हो सकता है इंप्रूवमेंट में आ जाए, एक बार नहीं रखेंगे, बाद में देखते हैं। एक बार इसको साइड कर दीजिएगा, हटा नहीं पा रहे हैं, इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। शुड बी लोअर जो है आप इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि बी के बाद में कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म है क्या, नहीं है, नहीं तो आपने कहा ये गलत है। सी ऑप्शन देखिएगा, देखना सी ऑप्शन देखते ही आप कह देंगे गलत है, क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, मैंने कहा पॉजिटिव डिग्री में आप किसका यूज करते हैं, लिटिल का, कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज कर रहे हैं, लेस का। जब लेस पहले से ही कंपैरेटिव वर्ड है तो दोबारा उसके साथ में आप ईआर जैसे शब्दों का यूज नहीं कर सकते, तो आपने कहा ये भी क्या है, गलत है। ये ऑप्शन जो है वो भी क्या है, गलत है, तो आप इसको सी को भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। ऑप्शन डी में आना, ऑप्शन डी क्या कह रहा है, देखिएगा मस्ट बी लेशन का यूज कर रहा है, मस्ट बी उसके बाद में थर्ड फॉर्म आ सकती है, नहीं ऑप्शन सही है, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ लेशन का यूज करता हूं तो ये टू क्या गलत हो जाएगा, और टू को मैं नहीं हटा पा रहा हूं, इसका मतलब जो है ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, गलत है, यानी कि ये ऑप्शन भी हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, तो आपने कहा ए जो है वो आपका सही आंसर होगा, तो ए फॉर एप्पल जो है इसका आंसर माना जाएगा। गाइस मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं, देखिएगा एक बार समझना। 7 नंबर क्वेश्चन बना के देखना गाइस, एक बार बना के देखिएगा, फटाफट देखिएगा। देखना गाइस बात क्या है, समझना। क्वेश्चन कह रहा है चाइना हैज टू बी प्रिपेयर्ड, यानी हैज टू बी और बी के बाद में थर्ड फॉर्म। चाइना जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज भी अपने आप में क्या है, सही है। चाइना अपने आप में सब्जेक्ट दिखा रखा है, हैज जो है सिंगुलर वर्ब आपकी यूज करिए चाइना के लिए, बी के बाद में थर्ड फॉर्म यानी प्रिपेयर्ड जो दिखा रखा है अपने आप में क्या है, सही, यानी हैज टू बी प्रिपेयर्ड जो है ना, ये प्रॉपर्टी इसके अकॉर्डिंग जो है वो सही है अपने आप में, चाइना के अकॉर्डिंग अपने आप में क्या दे रखी है, सही कह रहा है। चाइना हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू मीट मेनी एज रिलेटेड सोशल एंड फाइनेंशियल चैलेंज इन द कमिंग ईयर्स। अब देखना गाइस क्या कह रहा है कि चाइना प्रिपेयर हो चुका है, किसी ने कह रहा है कि चाइना प्रिपेयर हो चुका है, जो भी आने वाली सोशल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके लिए वो पहले से ही क्या कर चुका है, तैयारी कर चुका है, नहीं काम उसका कंप्लीट हो गया। जैसे मैं कहूँगा साधारण भाषा में कहूँगा मैंने खाना खा लिया, तो मैं क्या कहूँगा, आई हैव ईटन, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मैंने कहा मैंने खाना खा लिया तो आई हैव ईटन, तो चाइना प्रिपेयर हो चुका है, तो चाइना हैज टू बी प्रिपेयर्ड, चाइना ने तैयारी कर ली है, तो हैज टू बी प्रिपेयर्ड अपने आप में क्या है, सही है, गलत तो नहीं है। अब देखिएगा मैंने कहा कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मैं इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, अगर इनमें से कोई इंप्रूवमेंट आ सकता है तो देखिएगा। जैसे पहला इंप्रूवमेंट है उसमें कह रहा है इज बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग का मतलब वो प्रिपेयरिंग कर रहा है, वो तैयारियां कर रहा है, जबकि ये तो कह रहा है कि वो तैयारियां कर चुका है आने वाली सालों के लिए, ईयर्स के लिए, इसका मतलब ए ऑप्शन है वो आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में देखना कमिंग ईयर्स दिखा रखा है, यानी कि पास्ट की कोई प्रॉपर्टी जो है वो विजिबल ही नहीं है, अपने आप में ये प्रॉपर्टी जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में जा सकती है लेकिन पास्ट में नहीं जा सकती, इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है, एलिमिनेट कर दीजिएगा। सी ऑप्शन देखना ये भी अपने आप में जो है ना गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ हैव का यूज हो रहा है, जबकि चाइना सब्जेक्ट सिंगुलर है जिसके लिए आप हैव का यूज ना करके किसका यूज कर सकते हैं, हैज का, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। डी ऑप्शन में देखना हैज प्रिपरेशंस का यूज कर रहा है, जो अपने आप में इनवैलिड ऑप्शन दिखा रखा है, ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। चारों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, तो इस आपका सही आंसर क्या होगा, ई फॉर एलिफेंट जो है आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो बेसिक लेवल से बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। आगे देखिएगा, समझते चलिएगा गाइस आराम से क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा, हम दोबारा इस क्वेश्चन को ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डज ए फोटोग्राफ लुक्स डिपेंड्स अपॉन व्हाट पार्ट्स ऑफ द सीन यू इंक्लूड और एक्सक्लूड। देखिए गाइस बड़ा बेसिक सवाल है, आराम से बना पाएंगे आराम इस क्वेश्चन को, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कहाँ जाकर स्टूडेंट जो है ना इसमें गलती कर बैठता है। देखिएगा वो ये तो पहचान लेगा कि ये एग्जाम्पल जो दिखा रखा ना वो गलत है, लेकिन इंप्रूवमेंट लगभग वो गलत ही बना पाता है। देखिएगा वो ये पहचान लेगा कि ये गलत है, क्यों, इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर बंदा किसका यूज कर रहा है, डज का यूज कर रहा है, और डज के साथ में लुक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में लगा दिया एस या ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आप एस एस तो लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही डज आप रखते हैं तो हमें एस एस को हटाना होता है, तो यहाँ लुक्स नहीं आएगा, मेरे ख्याल से लुक आना चाहिए। तो आपने कहा प्रॉपर्टी है गलत है, तो इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा। पहली बात तो ये, वो आराम से पहचान रहा है इसको, लेकिन जब इंप्रूवमेंट की बात आती है ना तो वो आंसर रखता है ए,
यार ए नहीं होगा। ए कैसे हो सकता है? अगर मैं सब्जेक्ट से पहले यानी कि सब्जेक्ट जो दिखा रखा है फोटोग्राफ, इससे पहले मैं डज का यूज करता हूं तो सीधी सी बात है मेरा सेंटेंस इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव है तो इसका मतलब यहां पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। है क्या आपके पास में? नहीं है। तो नहीं है तो ये विजिबल कैसे हुआ? तो ए जो है वो गलत आंसर माना जाएगा। ए कभी भी आपका सही आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में बी ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, एक बार सी ऑप्शन में आना। सी ऑप्शन कह रहा है ए फोटोग्राफ डज लुक का यूज कर रहा है। अगर मैं डज और लुक दोनों साथ में यूज कर रहा हूं, या तो मुझे डज को क्या करना पड़ेगा? पहले लेना पड़ेगा, लुक को बाद में लेना पड़ेगा, और सेंटेंस में इंटरोगेटिव मार्क लगाना पड़ेगा। या अगर मैं डज और लुक दोनों को साथ में लेता हूं तो मुझे नोट का यूज करना पड़ेगा। ऐसे देखिएगा, मैं सीधी सी बात कहता हूं, जब मैंने सेंटेंस में कहा आई प्ले, कोई एग्जाम्पल मैंने यूज किया आई प्ले, या फिर यूं ले लीजिएगा जैसे मैंने कहा ही प्लेज ले लीजिएगा, ही प्लेज, कुछ भी, फुटबॉल वगैरह कुछ भी। अगर आप इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहें तो आपने ही का यूज किया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपने डज ले ली, उसके बाद में आप किसका यूज करें हैं? नोट का। उसके बाद में आप प्लेज का यूज करेंगे कि प्ले का, तो आपने कहा सर प्ले का यूज होगा, तो यहाँ प्ले आना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई आपकी, यहाँ प्लेज नहीं आएगा, क्या आएगा? प्ले आएगा। दूसरी बात देखना, डज और प्ले के बीच में आपको क्या रखना पड़ेगा? नोट। तब जाके जो है ये वाली मेरी प्रॉपर्टी जो है वो विजिबल हो सकती है, वरना विजिबल वो नहीं होगी। तो ऐसे में सी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखना, कह रहा विल बी, और आप सब जानते हैं कि बी के बाद में कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ लुकिंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी है वो भी क्या है? गलत है। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपने कहा सर बी जो है यानी बी फॉर बॉल जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ ना तो कोई डज है, आराम से वो आपकी फर्स्ट फॉर्म दिखा के एस दिखा रखा है जो विजिबल है, क्वेश्चन को आप आराम से बना पाएंगे। आगे देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन देखना, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखा रखा है और बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में, देखिएगा समझना। क्वेश्चन कह रहा है फॉर बीइंग स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस ही इज ए वैल्यूएबल एम्प्लॉय। अब देखना गाइस इस प्रॉपर्टी में क्या है, थोड़ी देर पहले मैं चर्चा कर रहा था आपसे कि अगर मेरे एग्जाम्पल में बंदा किसका यूज कर रहा है? एंड का यूज कर रहा है। किसका यूज कर रहा है? एंड का। यदि वो यूज कर रहा है, सॉरी एक बार रुकिएगा, अगर मेरे एग्जाम्पल में वो किसका यूज कर रहा है? एंड का यूज कर रहा है, तो मैंने कहा एंड से पहले जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हमेशा एंड के बाद में होगी। यानी कि एंड से पहले जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हमेशा एंड के बाद में। मेरा मतलब था एंड से पहले यदि सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद में भी कौन सी फॉर्म होगी? सेकंड फॉर्म। एंड से पहले नाउन है तो एंड के बाद में भी क्या होगा? नाउन। कब? जब एंड क्या बना रहा होता है? तो आपने कहा सर यदि वो पैरेलिज्म बना रहा होता है तब ऐसी प्रॉपर्टी जो है विजिबल होती है। अब मेरी बात को समझना, यहां क्या कर रहा है कि एंड पैरेलिज्म आराम से बना पा रहा है। इसका मतलब देखना एंड के बाद में क्या दिखा रखा आपको? नाउन दिखा रखा है। क्या दिखा रखा है? एक्सपीरियंस एक प्रकार का नाउन है। आपने कहा ये है नाउन। एंड से पहले स्किलफुल का यूज कर रहा है तो अपने आप में स्किलफुल क्या है? एडजेक्टिव है। नहीं, एंड से पहले यदि एडजेक्टिव है तो एंड के बाद में भी या तो क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। या फिर एंड से पहले नाउन है तो एंड के बाद में भी क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। मतलब कि एक तरफ एडजेक्टिव एक तरफ नाउन। क्वेश्चन 100% क्या है? गलत है। यानी कि नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूं। या तो जो है मैं इसको एडजेक्टिव बना दूं, लेकिन एक्सपीरियंस जो है इसमें तो मुझे जो है इंप्रूवमेंट करना ही नहीं है। इंप्रूवमेंट तो मुझे स्किलफुल में करना है। मतलब कि इस एडजेक्टिव की जगह मुझे क्या लेके आना पड़ेगा? ये जो एडजेक्टिव है इसकी जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा? नाउन लेना पड़ेगा। ये एडजेक्टिव है जो गलत है, यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा? नाउन। यानी कि मुझे ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर स्किल किसका काम कर रहा हो? नाउन का काम कर रहा हो। देखते हैं कौन से ऑप्शन में जो स्किल नाउन का काम कर रहा है। पहला ऑप्शन देखिएगा, बिकॉज ही इज स्किल, तो यहाँ स्किल नाउन का काम कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। यहाँ स्किल जो है वो किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपका आंसर। उसके बाद देखिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा आप इसको आराम से। कह रहा है ऑन अकाउंट ही इज स्किल्ड, तो यहाँ भी स्किल्ड जो है किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो भी आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इसको भी जो है आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। करा विद हिज स्किल, करा हिज स्किल जो है वो हो सकता है, वो आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ हिज स्किल जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नाउन को। और हमें स्किलफुल किसकी फेज में चाहिए? नाउन की फेज में चाहिए। इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है। बाद में देखेंगे एक बार सही है कि नहीं है, एक बार हटा नहीं पा रहे हैं इसको, यानी कि एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं।
बिसाइड हैविंग स्किल जो दिखा रखा है ये भी किस में काम कर रहा है, स्किल एग्जैक्टिव सेंस में, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए हैं, तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सी। तो सी फॉर कैट जो है वो आपका वैलिड आंसर यहाँ पर माना जाएगा, बाकी सारे आंसर यहाँ के इनवैलिड हो जाएंगे। हाँ, आंसर एक सही हो सकता है, कौन सा, बी। कब, जब यहां पर वो किसका यूज करता है, ऑफ का यूज करता है, ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्किल का यूज करता है, यानी यहां पर ऑप्शन आपको मिलता है ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्किल। अगर इस प्रकार की प्रॉपर्टी का वो यूज करता है तो ये भी जो है मेरा आंसर जो है ना वो सही माना जा सकता है इसकी जगह पर, वरना नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में आपका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं गाइस, देखिएगा। Mr. Sen Clark asked him that he planned to do after his retirement। देखना क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर सेन क्लैश asked him that he planned to do after his retirement, और यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट ही प्लान जो है इसको हाईलाइट कर रहा है, इसकी जगह आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा है, कोई भी इस क्वेश्चन को बना पा रहा है, आराम से देखिएगा। देखना क्या कह रहा है, ये पूछना चाह रहा है कि रिटायरमेंट के बाद में आपका प्लान क्या है, यानी कि आप क्या करेंगे, मतलब कि ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वाट चाहिए। तो यहाँ पर वाट है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब दैट यहाँ विजिबल नहीं है। दैट को आप रिमूव कर सकते हैं किससे, वाट से। कौन से ऑप्शन में वाट दिखा रखा है, तो आपने कहा सी ऑप्शन में वाट दिखा रखा है, तो सी आंसर जो है आपका सही माना जाएगा। तो आपने कहा सही आंसर क्या होगा, सही। वह नहीं ले पा रहे हैं कि वो टाइम की बात नहीं कर रहा है, तो वह गलत हो जाएगा। उसके बाद में दैट नहीं हो पाएगा, ये भी प्रॉपर्टी गलत है, क्योंकि प्रॉपर्टी पास्ट में दिखा रखी है, तो प्रॉपर्टी प्रेजेंट की है, तो पास्ट वैसे ही नहीं आएगा। उसके बाद में देखिएगा सी ऑप्शन आप ले रहे हैं, डी ऑप्शन में कह रहा है ये प्रॉपर्टी प्लान्स V1 ऐसे प्रेजेंट की प्रॉपर्टी, तो प्रेजेंट की कोई प्रॉपर्टी वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भी पास्ट है तो यहाँ भी क्या है, पास्ट है। तो यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी 100% पास्ट की, तो दोनों ही प्रॉपर्टी पास्ट की नहीं है, तो ये दोनों ही ऑप्शन विजिबल नहीं है। उसके बाद में करेक्शन आप कर पा रहे हैं, क्योंकि दैट को इंप्रूव कर रहे हैं आप किससे, वाट से। इसका मतलब ऑप्शन ए भी जो है वो भी आपका गलत आंसर है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा गाइस सी। तो सी आपका सही आंसर है, सी फॉर कैट जो है आपका वैलिड आंसर माना जाएगा गाइस। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, समझना। क्वेश्चन बना के देखिएगा, फटाफट देखिएगा, बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से बना पाएंगे। देखना गाइस, कह रहा है इट इज अनफेयर टू एक्सपेक्ट माई सेल्फ टू टेक ए डिसीजन in this matter because I am unaware of the exact nature of the transaction। देखिएगा यहाँ जो प्रॉपर्टी दिखा रही है उस प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है कि माई सेल्फ जो प्रॉपर्टी है इसको हाईलाइट कर रहा है, माई सेल्फ टू टेक कह रहा है, इसकी जगह आपको आंसर रखना है। तो बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है ग्रामर का। ग्रामर का कंसेप्ट क्या है कि सबसे पहले सेंटेंस मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। इस सब्जेक्ट के बाद में आप किसका यूज करते हैं, वर्ब के बाद में आप इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। यानी कि बात क्या है वो समझना। कहना ये चाह रहा है कि ये जो वर्ब है, ये पैटर्न ये कहना चाह रहा है कि वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद में हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। नहीं, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज होगा और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज होगा। ये पैटर्न ये बात बोलना चाहता है। तो देखिएगा, जैसे मैं कोई सब्जेक्ट यूज कर रहा हूं, कोई सब्जेक्ट मैंने आई का यूज कर दिया, अगर मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई का ऑब्जेक्ट गाइस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ऐसे में जो है आप कहेंगे आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर मैं इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाता हूं तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन गाइस क्या होगा, माई सेल्फ होगा। यहां पर वो किसका यूज कर रहा है, माई सेल्फ का, जबकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। और वर्ब के बाद में आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, मी। इसका मतलब माई सेल्फ यहाँ पर क्या है, गलत है, तो आप माई सेल्फ को गलत कहेंगे। तो ऐसे में जो है नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ माई सेल्फ को रिमूव करेंगे हम, किससे रिप्लेस कर देंगे, किससे, मी से। कितने ऑप्शन में मी आ रहा है, आपने कहा एक ही ऑप्शन है, तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा, सी फॉर कैट। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो आप आराम से क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं यूं भी दे सकता था। जब हम बात करेंगे चैप्टर प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन का एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि जो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, इन दोनों का यूज कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह नहीं किया जाता। नहीं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का प्लेस था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दिया, जो अपने आप में क्या है, गलत है, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आराम से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, समझना।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कशॉप हैज मेड चिल्ड्रन अवेयर ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। देखना सेंटेंस क्या कह रहा है, हैज मेड चिल्ड्रन, हैज मेड। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, मैंने कहा जब भी हैज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वहां कार्य कंप्लीट हो चुका है। जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, आई हैव ईटन फूड, नहीं खाना खाने का काम कंप्लीट। तो यहां भी क्या कह रहा है, हैज मेड का मतलब ये हो गया है कि वो काम पूरा कर चुका है, यानी कि हैज मेड का मतलब वो बना चुका है। जो भी बनाने की बात कर रहा है, कह रहा है कि वो बना चुका है। जबकि सेंटेंस कहना कैसा रहा वो देखिएगा, कहता मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्कशॉप, यानी कि जो भी संस्था है, जो भी वर्कशॉप है, इसका मेन मोटो जो है, मेन ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या है, कह रहा हैज मेड बनाना है, चिल्ड्रन बच्चों को अवेयर बनाना किसके प्रति, कह रहा ऑफ वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, जो क्लासिकल म्यूजिकल है उसके प्रति बच्चों को अवेयर बनाना है। जबकि हैज मेड आते ही तो बन चुका वो, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो दिखा रखे ना वो क्या है, गलत है। तो ऐसे में नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, मुझे करेक्शन करना ही पड़ेगा। तो मैंने यहां से इसको एलिमिनेट कर दिया। इंप्रूवमेंट में देखिएगा, पहला इंप्रूवमेंट कह रहा है विल मेक का मतलब तो बनाएगा, जबकि क्या कह रहा है उसे बनाना है, इस टू मैक आ सकता है लेकिन विल मैक नहीं आएगा। तो आपने कहा ऑप्शन ए जो है वो आराम से एलिमिनेट कर जाएंगे। इस टू मैक बनाना है, चिल्ड्रन बच्चों को अवेयर बनाना है, यानी ऑप्शन जो है बी आपका आसानी से सेट हो सकता है। कह रहा इज मेकिंग, इस ऑप्शन में देखना इज मेकिंग का मतलब तो क्या कह रहा है, वो बना रहा है, कंटिन्यू है कार्य। जबकि कह रहा है उसका मोटो क्या है, लोगों को या चिल्ड्रंस को क्या करना है, अवेयर बनाना है म्यूजिक के प्रति। तो ऐसे में जो है आपका डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वो भी क्या है, गलत है। तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। डी ऑप्शन कह रहा है अवेयरनेस ऑफ चिल्ड्रन जो दिखा रखा है वो ऑप्शन विजिबल नहीं है, तो आप डी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, इज टू मेक चिल्ड्रन अवेयर, बच्चों को अवेयर बनाना है। ये ऑप्शन आपका है इस में विजिबल हो जाएगा आराम से। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा सर बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन, बी फॉर बॉल जो ऑप्शन है आपका सही आंसर माना जाएगा, इज टू मेक चिल्ड्रन अवेयर। उसके बाद में देखिएगा 13 जो क्वेश्चन है गाइस, इसको कैसे बनाना है एक बार बना के देखिएगा, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा गाइस। कह रहा व्हेन दे रीच, बड़े आराम से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखना इस वाली प्रॉपर्टी में जो आपको इंप्रूवमेंट करना है, व्हेन दे रीच वाली प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करना है, इसका मतलब आप ये प्रॉपर्टी देख लो फटाफट। ये प्रॉपर्टी किसकी है, पास्ट की है, किसकी है, पास्ट की। अगर ये प्रॉपर्टी पास्ट की है ना तो 100% यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी भी किसकी होनी चाहिए, पास्ट की, क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा। तो इसका मतलब हेड पास्ट में, तो यहाँ आने वाली प्रॉपर्टी भी किस में होनी चाहिए, पास्ट में होनी चाहिए। 100% क्वेश्चन क्या है, गलत है। इसका मतलब यहाँ रीच नहीं आएगा, पास्ट की प्रॉपर्टी नहीं फर्स्ट फॉर्म के यदि पास्ट में लेके जाएंगे तो सेकंड फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ जो है रीच का पास्ट रीच्ड हो जाएगा। तो जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में रीच्ड होगा वो मेरा करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ आराम से आप क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट कर पा रहे हैं, तो ई ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर दो। उसके बाद में देखना व्हाइल दे रीच का यूज कर रहा है, जब टाइम की बात हो रही है तो हम व्हाइल का यूज यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, वहन जो है ज़्यादा बेटर है। तो ऐसे में जो ऑप्शन ए है वो भी आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद में वहन आ रहा है, दे का यूज हो रहा है, सेकेंड फॉर्म रेस्ट का यूज भी करा है, यानी प्रॉपर्टी अपने आप में क्या है, सही है, हो सकता है मेरा आंसर बन जाए। वहन सी ऑप्शन जो दिखा रखा है, वहन दे हैड रेस्ट, ये प्रॉपर्टी जो है वो विजिबल ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। देखो कैसे गलत है, आप कहेंगे सर ये भी तो पास्ट का है, लेकिन एक प्रॉपर्टी है, देखना क्या है। मैं कुछ कीवर्ड्स आपको देता हूं, मैं की पॉइंट या कीवर्ड्स में आपके सामने रखता हूं, देखिएगा। कीवर्ड्स पास्ट का ये है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में कभी भी है वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है, या फिर इस बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में कभी भी है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। इस बात को समझना है, कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है। देखिएगा गाइस, मेरी बात को समझना, ये कंसेप्ट जो है ना वो क्या है क्या नहीं, देखिएगा गाइस, समझिएगा। देखना मैंने आपसे ये कहा है कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता, हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। रीजन क्या देखिएगा, अगर कोई भी एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंस में दिखा रखा है जहां दो कार्य हैं और दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई कंजंक्शन है, तो ऐसे में सेकंड फॉर्म के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगा। एक तरफ सेकंड फॉर्म तो एक तरफ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और एक तरफ यदि गाइस
हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो एक तरफ क्या होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यहाँ जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म का होना जरूरी है, इस ऑप्शन में नहीं है। देखिए यहाँ इस ऑप्शन का यूज यदि मैं करता हूँ तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ आएगा और हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले से दिखा रखा है, दोनों वर्ब एक साथ में नहीं आएंगी, तो ऐसे में ये ऑप्शन भी विजिबल नहीं है। उसके बाद में कह रहा वर रिस्ड का यूज कर रहा है। अगर वर रिस्ड मैं यहाँ बनाता हूँ तो सेंटेंस किस में जाएगा, पेशी में, और पेशी में जाएगा तो आगे वाली प्रॉपर्टी को मुझे किस में बनाना पड़ेगा, मुझे पेशी में बनाना पड़ेगा। सो मैं कर नहीं सकता, इसका मतलब डी ऑप्शन भी विजिबल नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपने कहा बी ऑप्शन जो है, यानी बी फॉर बॉल जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं गाइस, देखिएगा अगला क्वेश्चन समझना। द गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर दैट देयर आर नो स्कैम्स एज फार एज कंपनसेटिंग गॉज। ये प्रॉपर्टी आपको दिखा रखी है, क्वेश्चन आपको दिखा रखा है। इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, कह रहा है स्कैम्स एज फार एज कंपनसेटिंग जो दिखा रखा है इसकी जगह आपको इंप्रूवमेंट करना है। इंप्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉपर्टी सही है कि गलत है, तो 100% गलत है। थोड़ी देर पहले मैंने यही कहा था, एंड से पहले जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी एंड के बाद में कब, जब सेंटेंस पैरेललिज्म में है। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हमेशा समान चीजों में होता है, असमान चीजों में नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ बंदा किसका यूज कर रहा है, एज फार एज का। एज फार एज से पहले स्कैम्स का यूज कर रहा है जो कि अपने आप में एक नाउन है, अपने आप में क्या है कि नाउन है। और एज फार एज जो दिखा रखा है गाइस, इसके बाद में कंपनसेटिंग का यूज करा है जो कि अपने आप में एक जिरंट है, यानी कि V1 प्लस ING आपको दिखा रखा है जो अपने आप में एक जिरंट के केस में है। मतलब कि इस एज फार एज से पहले नाउन का यूज करा है, एज फार एज के बाद में जिरंट का यूज कर रहा है, इसका मतलब करेक्शन आपको करना ही पड़ेगा। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड मेरा आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमें चाहिए क्या, या तो दोनों तरफ नाउन चाहिए या दोनों तरफ जिरंट चाहिए, यानी कि या तो दोनों तरफ जिरंट हो और दोनों तरफ क्या हो, नाउन हो। ऐसा ऑप्शन देखते हैं। देखना एज फार एज से पहले किसका यूज कर रहा है, नाउन का, और एज फार एज के बाद में भी क्या दिखा रखा है, नाउन। यानी दोनों तरफ नाउन हो सकता है, यानी मेरा आंसर विजिबल हो सकता है, ये हो सकता है आंसर हो जाए। उसके बाद में कह रहा है, देखना कह रहा है स्कैम्स, एनी स्कैम्स इन, कह रहा है कंपनसेटिंग का यूज करा है, ऑप्शन विजिबल ही नहीं है। नो स्कैम्स फॉर कंपनसेटिंग दिखा रखा है, ये ऑप्शन भी विजिबल नहीं है। कह रहा है एज फार एज से पहले जो प्रॉपर्टी है वो किसका यूज करा है, नाउन का, इसके बाद में नाउन दिखा रखी है कि आपने कहा है साहब ये ऑप्शन जो दिखा रखा है वो विजिबल नहीं है, तो डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल जो है वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आराम से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इट्स मेंबर्स वर डिबार्ड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, यानी कि वर डिबार्ड का यहाँ पर यूज करा है। इस प्रॉपर्टी में आपको इंप्रूवमेंट करना है, यानी सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना है कि ये प्रॉपर्टी जो है ना अपने आप में सही है या नहीं है। तो देखते हैं एक बार, कह रहा है इट्स मेंबर्स की बात कर रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट दिखा रखा है ना ये प्लूरल सब्जेक्ट आपका दिखा रखा है। कौन सा सब्जेक्ट दिखा रखा है, प्लूरल, जिसके लिए वर है वो वैलिड है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। वर के साथ में थर्ड फॉर्म का यूज कर रहा है, डिबार्ड, यानी पेशी में आ सकता है, गलत तो नहीं है, यानी कि डिबार भी अपने आप में क्या है, सही है। और डिबार का मतलब होता है रोकना या पाबंद करना, जो होता है किसी काम को करने से रोकना, जो है बाधा डालना किसी काम में। खरा फ्रॉम, देखना डिबार के बाद में हमेशा ही फ्रॉम का यूज होता है। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे प्रीपोजिशन का तो वहां पर एक पैटर्न पढ़ के जाएंगे, फिक्स प्रीपोजिशन, जिसको आप कहेंगे कि इसके बाद में हमेशा ही फ्रॉम का यूज होगा, डिबार के बाद में हमेशा ही किसका यूज होगा, फ्रॉम का। अदर प्रीपोजिशन का हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने कहा फ्रॉम अपने आप में क्या है, वैलिड है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एक फैक्ट है कि टू का यूज होता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक तो फैक्ट ये होता है। इसके अलावा जो भी प्रीपोजिशन आपकी रिमेनिंग है उनके बाद में क्या आएगा, V1 प्लस ING आपका आएगा, तो एक फैक्ट आपका ये है। तो आपने कहा फ्रॉम के बाद में ING आएगा तो ये भी अपने आप में क्या है, वैलिड है। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है ये सारी की सारी वैलिड दिखा रखी है। इसका मतलब करेक्शन जो है वो नो करेक्शन जो ऑप्शन जो है इसको मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ। आंसर होगा कि नहीं होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। इनमें इंप्रूवमेंट में यदि कोई आएगा इन चार में से तो वो देखते हैं एक बार। देखना डिबार के बाद में टू का यूज कभी भी नहीं होगा, ऐसे में ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आराम से। फ्रॉम आ सकता है लेकिन टू नहीं आएगा। डिबार के बाद में यहाँ भी टू का यूज करा, ऐसे में ऑप्शन बी भी क्या है, गलत है। डिबारिंग का यूज करा, देखना डिबारिंग का यूज आता है वो जिरंट बन गया, यानी कि नाउन बन गया, जबकि ये पहले से नाउन दिखा रखा है, तो हमें यहाँ कोई वर्ब चाहिए, ये वर्ब के सेंस में काम नहीं कर पा रहा, तो ऑप्शन सी वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। डिबार्ड जो है वर्ब के सेंस में तो आ गया, फ्रॉम भी आएगा, लेकिन आगे आने वाली फॉर्म में ING नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्या है, गलत है। तो आपने कहा ऑप्शन डी है वो भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपने कहा द करेक्ट आंसर इज व्हाट,
तो ई फॉर एलिफेंट नो करेक्शन रिक्वायर्ड जो है आपका विजिबल आंसर माना जाएगा, आपका वैलिड आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर